Hello everyone, myself Manjula. Now continue our discussion on parties and party system in India chapter from class 12th political science. This is part 4. Let's start. In the early hours of Wednesday, May the 27th, he was again taken ill, this time seriously. A few moments before 2 o'clock, Jawaharlal Nehru breathed his last. हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद एक पूरे युग का अंत हो गया। और फिर सवाल उठा, नेहरू के बाद कौन? और अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता, इसका सही फैसला नहीं होता, तो एक पूरे देश का सपना, एक एकजुट हिंदुस्तान का सपना टूट सकता था, बिखर सकता था। तो एक बहुत अहम सवाल था, नेहरू के बाद कौन? Who after Nehru? So this was the strong question at that time, who after the death of Nehru. Fine. So now in this part we will analyze in detail about what happened after the Jawaharlal Nehru, who became the Prime Minister, and then we will analyze in detail about the landmark election, that is 1965 in detail, and how that election is actually regarded as the for the downfall of Congress system in India. Now सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद सबसे पहले सवाल ये था कि कौन बनेगा अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. फाइन. सो आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, he was actually senior most member of Congress party, so he was made as the caretaker prime minister at that time. फाइन. बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर डेथ के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर में डिसाइड करने में कांग्रेस पार्टी का भी दे हैव टू डिसाइड हु विल बी नेक्स्ट. फाइन. तो टिल देन एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यू कैन से, और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और यू कैन से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो एक किसी को बनाना होता है. फाइन. कोई भी कंट्री बिना लीडर की नहीं हो सकती. फॉर दैट रीज़न गुलजारी लाल नंदा, ही वॉज सीनियर कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, तो उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम अपॉइंट किया था. एंड द डिसीजन वॉज वेंट ऑन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमिटी. और उसमें जब कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे, दैट वाज के कामराज, ही एक्चुअली प्लेड अ स्ट्रॉन्ग रोल इन दैट. और उन्होंने, और उनके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस ग्रुप को हम बेसिकली कहते हैं सिंडिकेट. नाउ सिंडिकेट का मतलब होता है बेसिकली एन एसोसिएशन, और यू कैन से यूनियन. और इस सिंडिकेट में कांग्रेस पार्टी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, जिनमें से के कामराज एक थे फ्रॉम तमिलनाडु, देन S.K. पाटिल from Maharashtra, then S. Nijalingappa, then N. Sanjeeva Reddy, then Atulya Ghosh. फाइन. अतुल्य घोष जो वेस्ट बंगाल से है, एन संजीवा रेड्डी वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, देन एस निजलिंगप्पा कर्नाटका से. ओके. सो ये कुछ प्रोमिनेंट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, जिस ग्रुप को कहा जाता है सिंडिकेट ग्रुप. नाउ ये सिंडिकेट ग्रुप ने सपोर्ट किया दैट लाल बहादुर शास्त्री शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द नेहरू. फाइन. और उस टाइम पे ये स्पेकुलेशंस भी थे कि सिंस दैट वाज अ डेकेड ऑफ डेंजरस डेकेड, 1960s को डेंजरस डेकेड हम मानते हैं, बिकॉज वी फेस्ड मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, whether it connected with food security, regarding the war also. We fought 2 wars, one with China, then with Pakistan, 1962 China, 65 with Pakistan. Then हमारे foreign exchange reserve जो currencies जो थी, reserve जो थी, that was very short, and unemployment rate was very high. We will discuss all of them in detail. तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल था कि नेहरू के बाद कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, हु विल एबल टू मैनेज ऑल दिस मल्टीपल चैलेंजेस, और एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी को सर्वाइव करके रखें. बिकॉज एट द इंटरनेशनल लेवल स्पेकुलेशन वॉज देयर कि अब सिंस नेहरू के बाद इट मे बी पॉसिबल दैट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वुड कोलैप्स. फाइन. और इसीलिए इन सारे सिचुएशन में देन कांग्रेस, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमिटी है,
वहाँ पर इन सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया एंड द कंपटीशन वाज बिटवीन 2 मेंबर्स. That was the first is Morarji Desai, okay, then Lal Bahadur Shastri ji. Now Morarji Desai और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इनके बैकग्राउंड थोड़ा सा बताती हूँ. मोरारजी देसाई बेसिकली वो भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट मेंबर थे, सीनियर मोस्ट मेंबर्स में आते हैं एंड वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी उनके स्किल्स थे. ही वॉज ऑनेस्ट बट ही वॉज कंसिडर एज अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव एंड समवॉट रिजिड. ओके, ऑन दी अदर एंड लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, माइल्ड, ऑनेस्ट, सिंपल पर्सन थे. ओके, सो इन दोनों के जब चॉइस था लाइक द कांग्रेस पार्टी के अंदर डिबेट थे कि हु शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू, तो इन दोनों के ऑप्शन में ज़्यादातर लोगों ने, सारे कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर जो थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को सपोर्ट किया था. एंड इवन कामराज जो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने भी मोरारजी देसाई को सब कन्विंस किया था कि दैट यू ऑल्सो सपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री कि ऐसे हम पार्टी के अंदर इलेक्शन करके वोटिंग करेंगे तो इट विल नॉट लुक गुड, वी शुड मेक सिलेक्शन ऑफ अ लीडर विद कंसेंसस. तो फाइनली he also supported for Lal Bahadur Shastri, and finally Lal Bahadur Shastri became the next Prime Minister of India after Nehru. Now Lal Bahadur Shastri जो थे, he was actually railway minister under the prime ministership of Jawaharlal Nehru during that time period 1951-56 के टाइम पीरियड में रेलवे मिनिस्टर रह चुके थे. ओके, और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे उनके टाइम पीरियड में एक वॉर हुआ था विद पाकिस्तान 1965 में, एंड ड्यूरिंग दैट वॉर टाइम पीरियड ही पुट फॉरवर्ड दिस स्लोगन जय जवान जय किसान. नाउ व्हाट इट मीन्स? It means that Shastri ji firmly believed that the security of the nation is actually ensured by soldiers and by farmers. Okay, तो basically soldiers और farmers के जो work है उसको equivalent वो मानते थे. He believed that कि इन दोनों से ही country जो है, country की security होती है. Now how? Through soldiers एक country का border security ensure हो जाता है, and through farmers food security is ensured, because it's that time period when we actually faced severe food shortage. Okay, तो हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था रिगार्डिंग फूड शॉर्टेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत डाउन था. तो फॉर दैट रीज़न ही पुट फॉरवर्ड दिस स्लोगन in order to respect both these group, that is soldiers and farmers. Okay, now अब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ताशकंद, that is the capital of Uzbekistan, because after the war with Pakistan in 1965 में peace talk होते हैं with under the mediating role played by USSR, और उस मीटिंग के लिए बेसिकली वो ताशकंद जाते हैं वहाँ पर, एंड देन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ, अगेन नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, who after Lal Bahadur Shastri, who will be the next prime minister? Again, अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलज़ारी लाल नंदा जी को बनाया गया था. देन उसके बाद फिर बातचीत चल रही थी कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, परमानेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बिकॉज गुलज़ारी लाल नंदा इज जस्ट अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो यहाँ पर सवाल उठा था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई. Now see, Morarji Desai जो थे, he actually worked as the finance minister under the prime ministership of Jawaharlal Nehru, और वो उस टाइम पर जो combined हमारा था महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट का, that was बॉम्बे स्टेट, उसका वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे. On the other hand, इंदिरा गांधी, she worked as the minister of information and broadcasting. Okay, तो ये ज़्यादा कंपैरिजन अगर करोगे तो मोरारजी देसाई का ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, फाइन. बट जो कांग्रेस का जो सिंडिकेट ग्रुप है, विच आई मैंशन अर्लियर, कामराज एंड उनके जो इन्फ्लुएंशियल और लीडर्स जो थे, दे ऑल एक्चुअली सपोर्टेड फॉर इंदिरा गांधी. एंड मोरारजी देसाई को ये बोला भी गया था कि दैट ही शुड गो आउट थ्रू फ्रॉम दिस रेस, कि इस रेस ना करें, इनके साथ कॉम्पीट ना करें, बिकॉज इंदिरा गांधी वॉज हैविंग अ मेजॉरिटी, बिकॉज मेनी ऑफ द कांग्रेसमैन दे वर सपोर्टिंग इंदिरा गांधी, फाइन. बट मोरारजी देसाई का उनका स्टेटमेंट यही था कि स्टिल लेट्स सी हाउ मेनी मेंबर्स आर वोटिंग फॉर इट. तो फाइनली ये डिसाइड हुआ दैट वोटिंग वाज हेल्ड अमंग द कांग्रेस MPs इन द पार्लियामेंट. लेट्स सी दैट वीडियो. मैं जानता हूं कि हम दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन है और मैं किस मामले में कम हूं. आप ही
बताइए, मेरी क्या गलती है? मिसेस गांधी के पास मुरारजी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। January the 19th, 1966, the Central Hall of Parliament. Members of the Congress Parliamentary Party meet to elect their new leader. लिहाजा लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 9 दिन बाद कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के कुल 524 सांसद अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए संसद भवन में इकट्ठा हुए। ये दृश्य उसी दिन के हैं। सांसदों को मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में से किसी एक को चुनना था। दोनों उम्मीदवार संसद में मौजूद थे। आजाद भारत में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने के लिए चुनाव हो रहा था। इस वीडियो में कांग्रेस संसदीय दल के 524 सदस्यों को वोट डालते हुए देखा जा सकता है। वोट डालने की प्रक्रिया करीब 2 घंटे चली, फिर वोटों की गिनती हुई। संसद के बाहर भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस भीड़ में से एक आवाज उठी, लड़का या लड़की। और संसद के अंदर से एक आवाज आई, इट्स अ गर्ल। और इस तरह देश को और विदेश को मालूम पड़ा कि आजाद हिंदुस्तान की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मुरारजी देसाई के पक्ष में 169 और इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 वोट पड़े और इस तरह इंदिरा दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। Now, like this way, she became the third prime minister of India. Okay, तो इस सीक्रेट जो वोटिंग हुआ था, उस सीक्रेट बैलेट वोटिंग में नियरली 2/3 जो मेंबर्स जो थे कांग्रेस के, उन्होंने सपोर्ट किया फॉर इंदिरा गांधी। नाउ अब इंदिरा गांधी को इतना सपोर्ट क्यों था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? देखो, रीज़न ये था कि दैट द फर्स्ट रीज़न दैट शी वाज बिलोंगिंग टू नेहरू फैमिली। तो ऑफकोर्स एक पब्लिक में एक इमेज था कि दैट नेहरू का लेगेसी को मेंटेन जो है दैट विल बी डन बाय इंदिरा गांधी। फाइन, एक तो वो रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि दैट शी वॉज पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम। सो जितने भी हमारे कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, दे थॉट इफ दे सपोर्ट Indira Gandhi, then definitely she will depend on them and their importance will be maintained in the Congress party. Fine, for that reason they all supported Indira Gandhi. But things went on later on. She proved wrong to the members. She was, strongly dominant in the party. Fine. Now coming to the next one, 1967 election. तो ये तो था द बैकग्राउंड की शास्त्री जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था एंड व्हाट वाज दैट सिनेरियो, हाउ शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट शॉर्ट टाइम पीरियड। देन ऑफ कोर्स 1967 में 4th जनरल इलेक्शन का टाइम था, बिकॉज फर्स्ट इलेक्शन टुक प्लेस इन 1952, देन आफ्टर 5 years 1957, then after that 1962 third election, एंड देन फाइनली 1967 4th जनरल इलेक्शन था। नाउ इस इलेक्शन के टाइम पीरियड का उस टाइम का सिनेरियो क्या था विच एक्चुअली चेंज द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस इन द इलेक्शन? ओके, देखो, व्हेन शी वाज एक्चुअली शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द लाल बहादुर शास्त्री, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 1960s का, दैट डेकेड वाज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ डेंजरस डेकेड in our history of India after independence. Okay, so 1967 के election से पहले सिनेरियो क्या था? We lost 2 prime minister, लाल बहादुर शास्त्री and जवाहरलाल नेहरू, और ये एक ऐसा election था which the Congress was actually going to face without जवाहरलाल नेहरू. Okay, और उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन जो था, सिनेरियो जो था, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। इकोनॉमिकली हमारा डेवलपमेंट कुछ था नहीं, सीरियस फूड शॉर्टेज था, ड्राउट, बहुत ज़्यादा जगह पे सूखा पड़ा था, वहाँ पर फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास जो थे, दैट डिप्लीटेड अ लॉट। तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज डॉलर्स नहीं थे उतने कि हम कुछ चीज़ों को सिचुएशन को मैनेज कर सकें, फूड को इम्पोर्ट कर सकें। फाइन, तो और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, दैट वाज वेरी स्लो एट दैट टाइम। एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था नहीं, हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट हमारा कम था। तो विद दैट सिचुएशन, इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ऑफकोर्स जो डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट, दैट वॉज मोर। ओके, सो और उसके साथ साथ 1962 वॉर के बाद इंडिया ने लेसन सीखा था कि दैट
दे शुड मेक देयर आर्मी स्ट्रॉन्ग, उन्हें उसमें मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था, बहुत ज़्यादा न्यू इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड थे वो भी परचेज़ किया था। तो ऑफकोर्स जो हमारी फॉरेन करेंसी जो थी वो और ज़्यादा डिप्लीट हो रही थी, और जो फूड की हम शॉर्टेज क्राइसिस फेस कर रहे थे उससे हम बाहर से कंट्री से भी फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वी इम्पोर्टेड अंडर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम PL 480 स्कीम के थ्रू वी इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड देन वी इम्पोर्टेड लॉट ऑफ वीट एंड राइस फ्रॉम USA। बट उस सिचुएशन में क्या था कि USA डिमांडेड दैट इंडिया को अपने करेंसी को डीवैल्यू करना होगा। और इंदिरा गांधी ने इंडियन करेंसी को, जो रुपीज़ जो था उसे डीवैल्यू किया था, जिसके वजह से जो USA का डॉलर था वो और स्ट्रेंथन हो गया था। ओके, फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम जो विद कितने रुपए में हम बेसिकली डॉलर्स लेते थे, वी यूज टू परचेज $1 एट द रेट ऑफ ₹5 एट दैट टाइम, बट आफ्टर डीवैल्यूएशन ₹7 पर डॉलर हम परचेज करते थे। फाइन, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था बिकॉज USA ने ये कंडीशन रखा था कि वी विल इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स टू यू, बट ऑफकोर्स फॉर दैट रीज़न इंदिरा गांधी शुड डीवैल्यूएट द करेंसी। वी रिक्वायर्ड सपोर्ट एट दैट टाइम, हमें वो ज़रूरत थी फूड ग्रेन्स का, अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा बिना फूड के लोग भुखमरी बहुत ज़्यादा होती उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। बट फॉर दैट रीज़न इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था दैट शी वॉज एक्चुअली अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और उस पर्टिकुलर टाइम पे एक और प्रॉब्लम क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन था, तो ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था। एंड डिफरेंट जगह पे आपको इंडिया में बहुत कॉमनली उस टाइम पे मिल जाते थे, बंद, हड़ताल्स वगैरह बहुत सारे डिफरेंट जगह पे थे। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, what they done, they were actually highlighting the problem that the society is actually facing at that time। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह पे प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज किया था। दे डिमांडेड ग्रेटर इक्वालिटी, दे हाईलाइटेड द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। चीज़ों के प्राइस इतने ज़्यादा हाई लेवल पे मिल रहे थे, और गवर्नमेंट को ये लगा कि ये सारा जो इंस्टेबिलिटी हो रहा है, ये जो बंद हड़ताल्स वगैरह हो रहे हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, और गवर्नमेंट ने रियलाइज़ नहीं किया कि दैट लोगों की जो एक्सप्रेशंस है, जो फीलिंग्स है, वो नहीं समझा। गवर्नमेंट को ये लगा कि दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हमें इस लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करना होगा। और इससे लोग और ज़्यादा नाराज़ हुए बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड इट। फाइन, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो इलेक्शन जो 1967 में हुआ था, उसमें कांग्रेस को इसका रिजल्ट फेस करना पड़ा। और इसी सिचुएशन में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, who were actually were in forefront in organizing the public protest and pressurizing the government, उन सब ने ये रियलाइज किया that the Congress was able to there in power for these so many years because we are actually divided, right? Because हम सब divided हैं, that's why the Congress is able to stay in power. Let's do one thing, let's unite together. एक साथ हम आते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट इस्टेब्लिश करते हैं। और ये भी देख चुके थे कि सिंस इंदिरा गांधी दैट टाइम वाज इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकली, और विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्शंस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कांग्रेस के मेंबर्स के थे। सो दे थॉट व्हाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस, सिंस इंदिरा गांधी इज पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड और विद इन द कांग्रेस इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो दिस थिंग कैन बी this can be used as an opportunity to make this Congress fall down in this election. Okay, and they put forward this term non-congressism, और इस टर्म को किसने प्रेजेंट किया था? द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने प्रेजेंट किया था कि non-congressism. फाइन, देन फाइनली इलेक्शन टुक प्लेस, और इलेक्शन के रिजल्ट में हमें ये दिखा। नाउ कैसे दिखा? उस 1967 की जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन ने बेसिकली कांग्रेस के परफॉर्मेंस नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों ही लेवल पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा शेकन कर दिया था। इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, नाउ इसमें क्या था रिजल्ट? कांग्रेस जो पार्टी जो थी इन लोकसभा, इट गॉट द मेजॉरिटी, इट एस्टैब्लिश्ड इट्स फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया था इंदिरा गांधी का, शी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट
जो इनको जितना सीट्स मिला था लोकसभा में, दैट वाज सीट्स एंड द वोटिंग शेयर इफ़ वी कंपेयर विद द 1957 रिजल्ट, वो काफ़ी ज़्यादा कम था। फाइन। और जो स्टेट्स के जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, वहाँ पर कांग्रेस ने नियरली 9 स्टेट्स में उसका पावर ख़त्म हो गया। 9 स्टेट्स। यहाँ पर देखो इस मैप में ये जितना भी रेड पोर्शन है ना, दिस इज टोटल 9 स्टेट्स दीज आर। इन 9 स्टेट्स में जो स्टेट का असेंबली इलेक्शन है, वहाँ पर कांग्रेस के हाथ से पावर जा चुका था। नाउ कौन कौन से? गोवा, केरला, मद्रास स्टेट एट दैट टाइम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, देन पंजाब। ये सारे वो 9 स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल इट लॉस्ट इट। ओके। और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस टाइम पे, सिंडिकेट ग्रुप के, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे हु लॉस्ट देयर दे नॉट एबल टू विन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल के कामराज फ्रॉम तमिलनाडु, एस.के. पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, अतुल्य घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड के.बी. साहे फ्रॉम बिहार। ये प्रोमिनेंट जो लीडर जो थे वो बेसिकली वो जीत ही नहीं पाए अपने प्रेसिडेंसी से। नाउ कांग्रेस जो थी बेसिकली जो 7 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर वो क्लियरली इट डिड नॉट गॉट द मेजॉरिटी। फाइन। 2 स्टेट्स ऐसे थे बिकॉज ऑफ डिफेक्शन कांग्रेस जो थी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। ओके। डिफेक्शन का मतलब क्या है? जो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके वजह से वो 2 स्टेट में भी जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल चुका था। और टोटल 9 स्टेट्स हो गए। फाइन। और इन 9 स्टेट्स में से एक स्टेट ऐसा है दैट वाज मद्रास स्टेट, दैट इज यू कैन से तमिलनाडु। वहाँ पर डीएमके पार्टी गवर्नमेंट में आई। ओके। और डीएमके पार्टी जो थी, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, ये पार्टी बेसिकली एक पहली पार्टी थी जो बेसिकली नॉन कांग्रेस पार्टी थी और मेजॉरिटी खुद से उसने अचीव करके गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। फर्स्ट टाइम एक रीजनल पार्टी ने इस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म किया। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस ऑफ दैट रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज। ओके। और उन 9 स्टेट्स में से एक स्टेट में तो सिंगल डीएमके ने अपना खुद का मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म किया, और जो रिमेनिंग 8 स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी दैट वाज एक्चुअली कोलिजन गवर्नमेंट। ओके। कोई सिंगल एक ऑपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट नहीं था, इट वाज कोलिजन गवर्नमेंट। ओके। नाउ उस कोलिजन गवर्नमेंट का क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस सेइंग था उस टाइम पे, दैट इफ वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू आवड़ा एंड नॉट पास थ्रू अ सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट। बेसिकली अगर कोई भी इंसान उस टाइम पे दिल्ली से अगर वो ट्रेन लेके हावड़ा तक जाते हैं, हावड़ा इज़ इन वेस्ट बंगाल, तो आप कोई भी एक कांग्रेस स्टेट के थ्रू आप नहीं क्रॉस करोगे। ओके। सो दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट 1967 इलेक्शन। और 1967 इलेक्शन का एक और स्पेशलिटी ये है कि इस इलेक्शन में 2 चीज़ें पहली बार हो रही थी बहुत ज़्यादा। दैट वाज द डिफेक्शंस एंड द कोलिजन्स। ओके। जब हम कोलिजन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आएंगी, हम इसी इलेक्शन के बारे में हम डेफिनेटली वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइन। नाउ सबसे पहले कोलिजन का डिस्कस करते हैं पॉइंट। इस इलेक्शन में सिंस जो पार्टीज जो थी वो कोई भी एक सिंगल पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी नहीं मिल रहा था। जैसे हम स्टेट का भी हम डिस्कस कर रहे थे, नियरली जो कांग्रेस ने 9 स्टेट्स उसके हाथ से निकल चुके थे। आउट ऑफ 9 स्टेट्स 8 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था दैट वाज कोलिजन गवर्नमेंट। फाइन। तो यहाँ पर कोलिजन का इमर्जेंस था, तो कोई भी ऑपोजिशन में जो पार्टीज थी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला था, तो ऑब्वियसली कोलिजन पार्टी दैट वाज खिचड़ी सरकार वाज फॉर्म्ड एट दैट टाइम। ओके। तो जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज जो थे दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। ओके। जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज दैट वी कॉल इट संयुक्त विधायक दल, SVD गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी यानी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो सब ने मिलके अपना एक जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी फॉर्म किया, बेसिकली द जॉइंट टुगेदर, और उनके अलायंस को SVD गवर्नमेंट कहा जाता है, संयुक्त विधायक दल। ओके। तो दे सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। और ये जो कोलिजन फॉर्म हुई थी दे वर आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल, आइडियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इनकम्पैटिबल थे। कोई भी आइडियोलॉजी है, सारे मिक्स अप थे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी बिहार में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी SVD गवर्नमेंट, उसमें
दो सोशलिस्ट ग्रुप पार्टीज थी. नाउ 2 सोशलिस्ट पार्टीज कौन कौन से? एक तो SSP और दूसरा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, PSP, that was प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. एंड देन संयुक्त का मतलब यूनाइटेड, देन सोशलिस्ट पार्टी. ओके, तो ये 2 पार्टीज जो थी, दोनों सोशलिस्ट पार्टी आपको इसमें मिल जाएगा. देन CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी है, दैट वाज लेफ्ट पार्टी है वो. देन भारतीय जनसंघ, राइट पार्टी है. तो आइडियोलॉजिकली कंपैटिबल नहीं है यहाँ पर. अगेन, अगर पंजाब में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट. और इसमें बेसिकली देखो बहुत ही मिक्स है यहाँ पर आइडियोलॉजिकली. जो अकाली पार्टीज़ की राइवल 2 पार्टीज़ है वो दोनों ही इसका पार्ट थी, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप. देन CPI और CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. देन SSP, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ अगेन राइट विंग की है, ये लेफ्ट विंग की है. तो यहाँ पर देखो मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी है कि आइडियोलॉजिकली दे आर नॉट पैरेलल. फाइन, तो ये बेसिकली ये इमर्जेंस उस टाइम पे हुआ था. देन एक और जो फीचर है इस इलेक्शन का 1967 का, दैट वाज डिफेक्शन. नाउ डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का इन सिंपल सेंस मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जो बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्टी से वो इलेक्शन में फाइट कर रहा है, बट आफ्टर विनिंग दैट इलेक्शन ही और शी इज़ leaving that party and joining other parties for the personal benefit या for the benefit of getting very good portfolio या to form the government. वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते. दैट दिस प्रोसेस वी कॉल इट डिफेक्शन. फाइन. और इस टाइम पे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म जो हुई थी 8 स्टेट्स में, उसमें 3 ऐसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हमने डिफेक्शन देखा है कि एक मेंबर जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से वो दूसरे में स्विच कर रहे हैं, एंड देन अगेन ही इज़ गोइंग बैक टू द सेम पार्टी, देन ही इज़ गोइंग टू थर्ड पार्टी. इस तरीके का प्रोसेस डिफेक्शन जो था दैट वेंट ऑन स्ट्रांगली एट दैट टाइम. जैसे हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ. और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक फेमस ये जो सेइंग है रिगार्डिंग दिस डिफेक्शन, आया राम गया राम, राम वेंट, राम केम एंड राम वेंट, ये जो लाइन है ये उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था. there was one MLA, गया लाल, an MLA in हरियाणा. 1967 इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, विद इन दी fortnight, दैट इज़ विद इन 14 days उन्होंने 3 बार पार्टीज चेंज कर ली. फर्स्ट फ्रॉम कांग्रेस से वो गए यूनाइटेड फ्रंट, जो जिस तरीके से संयुक्त विधायक दल और जो पंजाब में यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म हुआ था वो अलायंस जो है, उसमें उन्होंने क्या किया, पहले वो कांग्रेस में थे, देन ही जॉइंट यूनाइटेड फ्रंट, then he went back to Congress again within that 14 days, और उसके बाद फिर से वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए. आप within that after 9 hours of switching back from Congress to United Front, then Congress, फिर कांग्रेस से within 9 hours वो यूनाइटेड फ्रंट में आ गए. तो ये जो चीज़ जो था डिफेक्शन, कोलिजन, हमें 1967 के इलेक्शन में बहुत देखने को मिला. फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट दिस पार्ट. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्लिट इन द कांग्रेस, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 1971 इलेक्शन और 1977 का वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.